हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 24 सितंबर 1972 जापान एयरलाइन फ्लाइट 472 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये DC-8 मॉडल का 4 इंजन वाला प्लेन था। इस प्लेन में 250 से भी अधिक लोग एक साथ सफर कर सकते थे। प्लेन में 14 क्रू मेंबर्स और 108 पैसेंजर सवार होने लगे, यानी कि कुल 122 लोग प्लेन में सवार हो गए। अपने समय अनुसार ये प्लेन करीब 20 मिनट की देरी से हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरा। जापान एयरलाइन फ्लाइट 472 की ये उड़ान काफी लंबी होने वाली थी। लंदन से इटली, लेबनान, तेहरान और फिर तेहरान से बॉम्बे, इसके बाद बैंकॉक, हांगकांग और फिर जाके हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो जापान जाना था। शुरुआत में सब कुछ सही चलता रहा। ये प्लेन इटली से लेबनान फिर तेहरान तक आराम से आ गया। हालांकि यहाँ तक आते आते ये फ्लाइट और भी डिले हो गई। ये प्लेन एक बार फिर तेहरान से बम्बई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। बम्बई तक आते आते इस प्लेन को करीब 1.5 घंटे की देरी हो चुकी थी। पायलट ने यह डिसाइड किया कि हम ILS के थ्रू लैंडिंग करेंगे। ATC ने पूछा कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रही है? पायलट ने जवाब दिया, हाँ, हम रनवे को देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए ATC ने कहा कि आप VOR अप्रोच कर लीजिए। इस तरह के लैंडिंग में पायलट को आगे सब कुछ साफ साफ दिखाई देना चाहिए, मौसम भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। VOR अप्रोच में पायलट प्लेन को रनवे से खुद अलाइन करते हैं, नीचे आने की रफ्तार को मेंटेन करते हुए ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हैं। पायलट्स को भली भांति ये पता होता है कि इस तरह के लैंडिंग में इंजन का पावर, स्पीड, वर्टिकल स्पीड, स्पॉयलर्स, इन सबको किस सेटिंग पर रखना है। इसके बाद प्लेन बिना किसी प्रॉब्लम के लैंड कर जाएगा। लेकिन ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इससे 10 गुना एडवांस है। ये ऑटोमेटिकली प्लेन को रनवे से अलाइन कर देगा, ऑटोमेटिकली प्लेन को नीचे ले आएगा। पायलट्स को बस नजर ये रखना होता है कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। बात करें जापान एयर की, तो ये प्लेन लैंडिंग करने के दौरान ATC से बातें भी कर रहे थे। ATC ने पायलट से कहा कि आप VOR अप्रोच करके लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ गया। इसलिए पायलट ने ATC से कहा कि हम गो अराउंड कर रहे हैं और दोबारा से एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर रनवे 09 पर VFR अप्रोच करेंगे। अब बम्बई के आसमान में ये प्लेन एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। ATC अब इस इंतजार में थे कि अब आएगा जापान एयर, पर अफसोस वो प्लेन दोबारा लौट कर नहीं आया, ना ILS लैंडिंग के लिए और ना ही VFR अप्रोच के लिए। आखिर प्लेन गया तो गया कहां? कुछ देर में एयरपोर्ट से करीब 3.5 किलोमीटर दूर एक दूसरे एयरपोर्ट से कॉल आया। उन्होंने कहा कि हमारे एयरपोर्ट में गलती से कोई विशालकाय प्लेन लैंड कर चुका है, हालत काफी गंभीर है। प्लेन रनवे से बाहर सड़क पर जा चुका है, बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। हादसा एयरपोर्ट के बेहद पास में होने की वजह से कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। आग तो लगी थी, लेकिन तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। 122 में से 111 लोग सुरक्षित तो बच गए, लेकिन 11 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अक्सर ऐसे हादसों में दर्जनों लोग मारे जाते हैं। गवर्नमेंट या एयरलाइन कंपनी ये दावा तो करते हैं कि मरे हुए यात्रियों को कुछ पैसे दे दिया जाएगा ताकि उन यात्रियों के फैमिली मेंबर्स की फाइनेंशियली मदद हो सके, पर क्या वाकई में ये मुट्ठी भर पैसे किसी पीड़ित परिवार की मदद कर पाता है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है दोस्तों कि मौत किसी भी रूप में दस्तक दे सकती है। भूकंप, बाढ़, रोड एक्सीडेंट। अगर मौत के बाद भी कोई आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है तो वो है टर्म इंश्योरेंस। आप ऑप्ट करें टर्म इंश्योरेंस के साथ, जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है। आपको कुछ हो गया तो ये आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। आप 600 से 700 पर मंथ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपको 2 करोड़ का कवर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। डिटेल्स फिल करें और बेस्ट प्लान चेक करें फ्रॉम 51+ इंश्योरेंस पार्टनर्स। साथ में 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं विद अप टू 10% डिस्काउंट।
इस केस के रिसर्च के दौरान मैं ये सोचकर इस बात से हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और अगर गलती हो भी गई, अगर वो गलत एयरपोर्ट पर भी चले गए तो कैसे एक प्लेन रनवे के बाहर जाकर क्रैश हो गया, वो क्यों उस गलत एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया। दोस्तों, इस हादसे में एक के बाद एक कई सारी गलतियां हुई। इसे समझने के लिए हमें एयरपोर्ट के लैंडिंग प्रोसेस को बारीकी से समझना पड़ेगा। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें 2 रनवे है। ये दोनों रनवे एक दूसरे को काटते हुए निकल जाती है और इस तरह से एक क्रॉस का निशान बनता है। अगर लैंडिंग करते समय पायलट को मीलों दूर से कुछ दिखाई देता है तो वो है एयरपोर्ट का रनवे। जापान एयर रनवे 09 पर लैंड करने वाले थे, लेकिन एटीसी ने कहा VFR अप्रोच करने के लिए, इसलिए पायलट गो अराउंड के लिए निकल पड़े। और यहीं पर हुई पहली गड़बड़ी। जब ये प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, तब उस समय सुबह के लगभग 7 बज रहा होगा। सूरज की किरणें सीधे पायलट की आंखों में पड़ रही थी, जिससे कई बार उनकी आंखें भी चौंधिया गई और एयरपोर्ट से नजर हट गया। हालांकि दोबारा से उन्हें दूर एयरपोर्ट का रनवे दिखाई दिया, 2 रनवे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, पर अफसोस वो गलत एयरपोर्ट था। उस समय का सेंटा क्रूज एयरपोर्ट, यानी कि आज के दौर के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से करीब 3.7 किलोमीटर दूर जुहू एयरपोर्ट है, जो दिखने में बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जैसा ही है, मानो ये एक दूसरे का जुड़वा हो। पायलट को लगा कि यही वो एयरपोर्ट है जहां हमें लैंड करना है, और इस तरह से वो गलत एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। दूसरी गलती पायलट से ये हुई कि उन्होंने रनवे के नंबर को नहीं देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां इसे लैंड करना था, उस रनवे का नंबर था 09, पर जुहू एयरपोर्ट जहां वो गलती से लैंड करने के लिए चला गया, उसके रनवे का नंबर था 08। सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस था इन दोनों रनवे के बीच। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि पायलट ने देखा क्यों नहीं कि रनवे का नंबर गलत है। दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब हम अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, दूर एक बड़ी बिल्डिंग आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, आपको वहीं पर जाना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप सीधे आगे तब तक बढ़ते रहोगे जब तक कि आप बिल्डिंग तक ना पहुंच जाए, या फिर बिल्डिंग सामने दिखाई देने के बावजूद भी आप रोड के अगल बगल साइड में लिखे हुए बोर्ड को पढ़ेंगे कि ये रास्ता उस बिल्डिंग पर ही जाता है या नहीं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप रास्ते में आने वाले सारे बोर्ड्स को इग्नोर करोगे, आप सीधे बिल्डिंग की ओर निकल जाएंगे अगर आप 100% श्योर हैं कि ये वही बिल्डिंग है। तो यहाँ पर पायलट के साथ भी यही हुआ। वो 360 डिग्री मुड़कर सामने आने वाले रनवे की ओर बढ़ने लगे। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने रनवे के नंबर पर गौर नहीं किया। और वैसे भी रनवे का नंबर तभी पता चलता है जब आप रनवे के क्लोज जाओगे। मे बी इसलिए उन्होंने रनवे के नंबर को इग्नोर कर दिया होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ऑटो पायलट क्या कर रहा था जब ये प्लेन गलत एयरपोर्ट पर चला गया। ऑटो पायलट तो ऑटोमेटिकली प्लेन को उड़ा सकता है, तो फिर क्यों इसने दगा दे दिया? तो भाई देखो, बात को समझो। एक प्लेन को टेक ऑफ कराने से पहले उसमें सारे वे पॉइंट्स को डाला जाता है और प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को उसी पॉइंट पर ले जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को निर्धारित वे पॉइंट तक तो पहुँचा देगा, लेकिन ऑटो पायलट को ये पता नहीं होता कि एयरपोर्ट के पास जाने के बाद करना क्या है। हो सकता है एटीसी कह दे कि अभी बारिश हो रही है, आप किसी और एयरपोर्ट पर चले जाइए, या फिर रनवे खाली ना हो तो मे बी एटीसी ये कह दे कि आप एयरपोर्ट का चक्कर लगा के आओ। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लेन जब एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाला होता है तब वो एटीसी को कांटेक्ट करते हैं। अगर एटीसी लैंडिंग परमिशन देता है तो आईएलएस की मदद से प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को लैंड करा देगा। लेकिन अगर किसी वजह से लैंडिंग प्रोसेस को रोकना है तो प्लेन को गो अराउंड कराना पड़ेगा। इसके लिए ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया जाता है और पूरा कमांड पायलट अपने हाथों में ले लेता है। अब क्योंकि यहाँ पर जापान एयर का ऑटो पायलट भी ऑफ था, पायलट पूरी तरह से मैन्युअली ही प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए इसकी कोई भी संभावना नहीं थी कि ऑटो पायलट प्लेन को सही एयरपोर्ट पर ले जाए। अगर पायलट गलती से सही एयरपोर्ट को गलत मान ले तो प्लेन गलत एयरपोर्ट पर ही जाएगा, बिना
बिना किसी नोटिस, बिना किसी वार्निंग की इस तरह से जापान एयर जुहू एयरपोर्ट की ओर चला गया। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसमें सिर्फ छोटे छोटे प्लेन्स ही टेक ऑफ कर सकता है, न कि DC-8 जैसे 4 इंजन वाला विशालकाय प्लेन। इस प्लेन को लैंड कराने के लिए ऑलमोस्ट 7000 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जुहू एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई सिर्फ 3750 फीट थी, यानी कि जरूरत से ऑलमोस्ट आधा रनवे। टचडाउन के तुरंत बाद पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया। यही वो वक्त था जब पायलट को अपनी गलती का पता चला। तुरंत ही उन्होंने स्पॉयलर्स को डिप्लॉय किया और ब्रेक को मैक्सिमम कर दिया, लेकिन रनवे बेहद छोटा होने की वजह से ये प्लेन रुक नहीं पाया और रनवे के बाउंड्री को तोड़ते हुए ये बाहर चला गया। प्लेन का दोनों इंजन टूटकर अलग हो गया और फिर इसमें आग लग गई। हालांकि तुरंत इस आग पर काबू पा लिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने हादसे का कारण पायलट एरर बताया। दोनों पायलट जापानीज थे, इसलिए ये पायलट सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे। मे बी इसलिए उन्हें डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें जुहू एयरपोर्ट के बारे में पता नहीं होगा कि वो दिखने में एकदम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जैसा ही है, और इसलिए पायलट से इतनी बड़ी गलती हो गई। इसके अलावा जब प्लेन 360 डिग्री में मुड़ा तब सुबह के करीब 7 बज रहा होगा। उस वक्त सूरज की किरणें ठीक पायलट के फेस में पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी आंखें चौंधिया गई और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी आंखों से ओझल हो गया। और दोबारा जब उन्होंने रनवे पर गौर किया तब उन्हें जुहू एयरपोर्ट दिखाई दिया और इस तरह से उन्होंने जुहू एयरपोर्ट को अपना डेस्टिनेशन समझ लिया। भारत में जापान एयर का ये दूसरा हादसा था। इस हादसे के सिर्फ 2 महीने पहले दिल्ली में जापान एयर क्रैश हो चुका था, जिसमें सिर्फ 3 लोगों की जान बच पाई, बाकी सभी लोग मारे गए। इसकी एक अलग ही कहानी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हादसे पास्ट में भी होता था और हादसे आने वाले कल में भी होता रहेगा। इसलिए प्लान करें अपने फैमिली के लिए, ताकि कल अगर आप ना रहे तो आपकी फैमिली सिक्योर रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। बेस्ट प्लान चेक करें विद 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।